जोशी ने 17 गेंदें खेली हैं और 27 रनों का योगदान दिया है। हालांकि एक विकेट जरूर खो दिया है तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने, लेकिन इन सबके बावजूद लगातार पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बल्लेबाजी की है। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, वाह क्या बात है। अंतिम समय में गेंद को दिशा दिखा दी, गेंद की गति का उपयोग किया, 4 रन जुटाए। चारों ओर अब शॉट्स लगाने लगे हैं और अब जो टारगेट है वो सिर्फ 100 रनों का है और अभी भी 10 रन प्रति ओवर पे चल रही है तेलुगु वॉरियर्स की टीम। बताती है कि कितनी मजबूत है बल्लेबाजी क्रम, जिसके सामने आर्या की टीम टक्कर लगाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हर कोने में आज शॉट्स लगा चुके हैं सचिन जोशी। बहुत कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 31 पे पहुंच चुके हैं। सुधीर बाबू थोड़ा सा स्लो हुए, उसकी भरपाई जोशी ने कर दी लगातार 2 चौकों की मदद से। इस पे भी 4 रन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नो बॉल जरूर दिया जाएगा। और ये नो बॉल इस वजह से कि फुल टॉस था और कंधे के यानी कमर के काफी ऊपर, यानी इसके बाद फ्री हिट का भी एक इशारा। एक और बॉल जिस पे रमेश बाबू स्ट्राइक पे होंगे, लेकिन वो भी इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे मनोज। बिल्कुल, यहां पर अब केवल एक ऑप्शन रह जाएगा क्षेत्ररक्षकों की स्थिति बदलने का, क्योंकि स्ट्राइकर बदल चुका है। अगर स्ट्राइकर नहीं बदलता तो क्षेत्ररक्षकों की भी स्थिति नहीं बदली जा सकती, जैसा कि क्रिकेट के नियम। अब देखते हैं कि इस फ्री हिट का कितना सदुपयोग करते हैं सुधीर बाबू, जिन्होंने पहली 4 बॉलों पर 3 जोरदार चौकों की मदद से ये दिखा दिया था कि अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं इस सीसीएल में। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रसिद्ध अभिनेत्री को देखा, राधिका। पता नहीं वो कौन सी टीम को यहां पे सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन इसके बाद केरला स्ट्राइकर्स खेलेंगे। बॉल को गैप में खेला जरूर है, केवल 1 रन। दोनों ही बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैदान में हालांकि इस समय 2 समय जरूर मिल रहे हैं, लेकिन काफी गर्मी और गर्मी का असर इन खिलाड़ियों की फिटनेस के ऊपर साफ तौर से दिखाई देता है। चेन्नई राइनोज का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि चेन्नई से ही आती है, ऐसा हमारे डायरेक्टर ने भी हमें बताया। तो वो खुश होंगी कि फ्री हिट में सिर्फ 1 ही रन मिला। जोशी बहुत लेट बॉल को खेलते हैं, जिस वजह से उनके पास काफी अवसर रहते हैं रन्स बनाने के। लगातार स्ट्राइक रोटेशन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब चौके और छक्के ना लग रहे हो, कोशिश आप करें स्ट्राइक रोटेट करें, लगातार बॉल को गैप में प्लेस करें, कम से कम 1 रन की संभावना बनी रहती है। आपके स्क्रीन पे श्री प्रिया, एक और बहुत बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री। तो यहाँ पे जितने भी फिल्म जगत के सारे सितारे हैं वो आ चुके हैं, और एक और बहुत बड़ा मैच इसके बाद होने वाला है केरला स्ट्राइकर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स के बीच। इसी बीच आखिरी गेंद पे 1 रन, यानी 7 ओवर के बाद 70 पे 1 तेलुगु वॉरियर्स। बढ़िया रणनीति, जिस बात की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि विकेट टू विकेट अगर गेंदबाजी हो रही हो तो आप कोशिश करें बॉल को गैप में प्लेस करने की, सीधे बैट से खेलने की। अतिरिक्त प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस स्थिति में 1 विकेट का गिरना निश्चित रूप से चेन्नई राइनोज की वापसी करवा सकता है इस मैच में। अगर ये दोनों बल्लेबाज अगले 5 से 8 ओवर तक बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से इस मैच में तेलुगु वॉरियर्स की पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। एक बात तो तय है, चेन्नई राइनोज अगर ये मैच हार जाए तो अगले मैच में उनका समर्थन पूरी तरह से केरला स्ट्राइकर्स के साथ ही होगा, क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर्स अगर वो मैच जीत जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 2 सेमीफाइनलिस्ट कौन से होने हैं ग्रुप बी से। और ग्रुप बी को आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डेथ, क्योंकि जितने भी गत विजेता हैं सारे ही ग्रुप बी में ही हैं। 2 बार चेन्नई राइनोज, 2 बार कर्नाटका बुलडोजर्स और 2015 के विजेता, जिसमें बहुत अच्छी एक भूमिका निभाई थी सचिन जोशी ने तेलुगु वॉरियर्स के लिए, और आज फिर से करते हुए बहुत खूबसूरत कट शॉट, क्योंकि प्लेसमेंट इसकी बहुत बहुत बढ़िया। मनोज लगातार बढ़िया बल्लेबाजी, बेसिक्स को ठीक रखे हुए हैं, सही गेंद का चयन करते हैं और इस बार उस कोण
को प्राप्त किया, जिसकी वजह से दो खिलाड़ियों के बीच में से बॉल को प्लेस किया जा सकता था। हालांकि काफी देर तक बॉल हवा में जरूर रही, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट शॉट और 4 रन। और चूंकि थोड़े से चोटिल भी हैं, यानी ज्यादा दौड़ ना खुद लेना चाहते हैं, ना उनके सब्स्टिट्यूट को ज्यादा दौड़वाना चाहते हैं, शायद खुद ही कोशिश करेंगे कि जितने बड़े शॉट्स लगा के यहाँ पे जीत के लक्ष्य के करीब पहुंचाए अपनी टीम को। शेर अगर घायल हो जाए तो काफी खतरनाक होता है। बाबू इस समय 16 के व्यक्तिगत योग पर और जोशी लगातार बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 गेंदों के ऊपर 37 रन बनाए हैं। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, दबाव जरूर बनाया, लेकिन फील्ड अंपायर ने निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में दिया, लेकिन यहां पर तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है इस निर्णय के लिए। आपको क्या लगता है मनोज? मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेचुरल एंगल के साथ शायद लेग साइड को मिस कर रही थी, बहुत बहुत करीबी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बॉल पिच हुई थी, कंधे का उपयोग किया था और बॉल लेग स्टंप के बाहर निकल जाती। आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि इंटरसेप्शन यहां से देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद विकेट टू विकेट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एलबीडब्ल्यू में रहता है वो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट और राउंड द विकेट अगर वो आए हैं। देखिए किस तरीके से बॉल कारपेट पर पिच जरूर हुई है, लेकिन विकेट कीपर की पोजीशन को भी यहां पर देखना बेहद जरूरी, और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद इन विकेट टू विकेट होना बेहद जरूरी है, खास तौर से एलबीडब्ल्यू के निर्णय में। हालांकि सचिन बहुत लंबे कद के खिलाड़ी नहीं है, तो शायद उससे एक फर्क पड़ सकता है, लेकिन अभी भी देखने ये होगा कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय लेते हैं। रेफरल किया था इस डिसीजन को। फील्ड अंपायर्स और तीसरे अंपायर के बीच में इस समय चर्चा चल रही है निर्णय को लेकर के, और जैसे ही फील्ड अंपायर सूचित करेंगे फील्ड अंपायर्स को, तो फील्ड अंपायर्स अपना निर्णय देंगे। मार्कस कुट्टो अपने स्थान पर आए और उन्होंने अपना लास्ट डिसीजन रिवोक करके इंडेक्स फिंगर आसमान की ओर कर दी, यानी कि अब स्कोर बुक में जोशी के नाम के आगे आउट रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा लगता है कि शायद निर्णय से खुश नहीं है जोशी। बहुत बड़ा विकेट हो सकता है और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है इस मैच में। दिव्यांग, ऐसा लगता है कि शायद जोशी नाराज हो गए इस निर्णय से, और उन्होंने अपना बल्ला भी दिखाया अंपायर की तरफ कि अंतिम समय में कहीं उनके बैट का कोई अंदरूनी हिस्सा तो नहीं लगा था। उसी को ध्यान में रख करके एक बार फिर से अंपायर ने, ऐसा लगता है कि शायद अब बैटिंग साइड की तरफ से रिव्यू लिया है। एक ही डिसीजन पे 2 बार रिव्यू अक्सर देखने को नहीं मिलते, लेकिन ऐसे ही कुछ मजेदार नज़ारे यहाँ पे दिखाई देंगे पार्ले 2020 कुकीज सीसीएल में। तो सवाल यहाँ पे यही है कि अंदरूनी किनारा लगा था कि नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता, शुरुआत में तो ऐसा नहीं लगा था कि अंदरूनी किनारा लगा था। बेहद नजदीकी मामला यहाँ पर, और अब कुल मिलाकर के तीसरे अंपायर को फिर से तय करना होगा कि निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में दे या फिर गेंदबाज के, क्योंकि एक बार एक फील्डिंग साइड के रेफरल को ध्यान में रखते हुए तीसरे अंपायर ने जोशी को एलबीडब्ल्यू आउट घोषित कर दिया है। लेकिन अब इस एंगल से देखते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं। लेकिन यहाँ पर अब तीसरे अंपायर की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई डाउट आता है तो देखना ये होगा कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। एक ही ख्याल आता है कि कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट अंपायर को भी जाना चाहिए। बिल्कुल, तीसरे अंपायर पी भानुप्रकाश आंध्र प्रदेश से एक बार फिर से लगातार अलग अलग एंगल्स के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि क्या जोशी का बल्ला बॉल पर लगा था या नहीं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, लेकिन अभी भी पिक्चर फ्रेम से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। यहां से बॉल जब निकली है
तो काफी मुश्किल रहता है अंपायर के लिए, और खासतौर से कॉट बिहाइंड जैसे निर्णयों में। एक बार फिर से तीसरे अंपायर ने शायद अपना निर्णय ले लिया है। इससे पूर्व फील्डिंग साइड ने निर्णय रेफर किया था, और एक बार फिर से यहां पर एक नया अंदाज देखने को मिला है।